नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भौतिकी पर। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 करेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपके आगामी परीक्षा प्रयोगशाला परिचालक में भी काम आएगा, कृषि मंडी वाले में भी दिया है, साइंस का पोर्शन 10 नंबर का, उसमें भी काम आएगा। यहाँ तक कि आपका सीजीपीएससी मेंस में जो पेपर 4 होता है उसमें भी आपका काम आएगा। तो मैं थ्योरी पूरा पढ़ाऊंगी और ऑब्जेक्टिव वहां से कैसे टाइप का प्रश्न आएगा वो भी बताऊंगी, तो वो भी ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, मेंस के हिसाब से भी बताऊंगी कि मेंस में भी कैसे लिखना रहेगा। ओके, तो ध्यान से सुनना। ये मत समझना कि एकदम थ्योरी चल रहा है तो ये हमारे काम का क्या है, हमारे में तो ऑब्जेक्टिव आएगा। बताते चलूंगी कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनना। प्रकाश का परावर्तन, तो नाम क्या रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? कोई बताएगा प्रकाश क्या होता है? आप लोग बताएंगे प्रकाश क्या होता है? अब प्रकाश के बारे में सब चीज पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले प्रकाश को जानना जरूरी है कि होता क्या है वो। ठीक है, प्रकाश ना ऊर्जा का ही एक रूप है। किसका रूप है वो? ऊर्जा का ही रूप है। इसी के माध्यम से जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और वापस लौट के आती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। अब पढ़ना क्या हमको? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकरा कर उसका अधिकांश भाग वापस उसी दिशा में चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखो 3-4 चीज याद करना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, क्या? प्रकाश, है ना? माध्यम चेंज कर रहा है वो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। ठीक है, और चिकने या पॉलिशदार सतह पर क्या हो रहा है? टकरा रहा है, टकराया और उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट गया तो वो क्या कहलाया? परावर्तन। अधिकांश भाग क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ भाग ये ऑब्जर्व करेगा, है ना, इसीलिए प्रकाश का अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रकाश का उसको। यहां तक क्लियर है? तो ये चिकना पॉलिशदार सतह दिख रहा है आप लोग को? चमकदार भी है, येलो कलर से मैं बना दी इसको। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बहुत सारे टर्म्स। अब देखो, अब इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है ये सब ध्यान से सुनना। जो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो क्या कहलाएगी? ये किरण क्या कहलाएगी? ये आपतित किरण कहलाएगी। क्या किरण कहलाएगी? आपतित किरण। और जो चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है वो क्या कहलाती है? परावर्तन के पश्चात जो लौटती है उसको परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। रेड कलर नहीं दिख रहा है, येलो में ही लिखे। ये दिख रहा है? ठीक, आपतित किरण समझ में आया क्या है आपतित किरण? और जो परावर्तन के पश्चात टकराकर वापस लौटती है वो कौन सा किरण? परावर्तित किरण। लेकिन ये जिस बिंदु से टकराती है ना चिकने या पॉलिशदार सतह के, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। ठीक है, अब
अ, आपतित किरण के समानांतर ये जो परावर्तक सतह है उसके लंबवत एक रेखा खींचेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको बोलते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपतित किरण के समानांतर परावर्तक सतह के लंबवत, लंबवत खींचे एक रेखा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब। क्या बोल रहे हैं उसको? अभिलंब, नॉर्मल। अब देखो, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको शो करते हैं आई से। ठीक है, इस कोण को शो करेंगे आई से। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। वही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत खराब है, बस समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। इसको शो करेंगे हम लोग आर से। तो ये समझ में आया परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब जैसे परावर्तन देखे तो परावर्तन के प्रकार देखते हैं अब। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन देख लिए। अब प्रकाश के उसके प्रकार कितने हैं? तो ये दो प्रकार से होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से। कैसे? पहला देखो, पहला होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, या इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसको इमेज के थ्रू समझना। ठीक है, थ्योरी बस बोल रही हूँ, उसको तो नहीं लिख सकती, इमेज देखते जाना। अब ये चिकना पॉलिशदार सतह हो गया, इसको परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं क्योंकि यहीं से तो रिफ्लेक्ट होगा ना वो। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। ठीक है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके परावर्तक सतह से टकराती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में आपतित किरण के समानांतर ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। देखते रहना। ठीक है, एक किरण हो गया। अरे, इमेज थोड़ा मेरे से गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, फिर से बनाते हैं। देखो, ये रेगुलर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? नियमित परावर्तन। एक समानांतर दिशा में ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में आती है और परावर्तक सतह से टकराकर अनियमित दिशाओं में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, कभी कोई इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आया, इधर चला गया, ऐसे मतलब वो रेगुलर नहीं रहती, तो वो क्या हो जाएगा? वो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो एक दूसरे के समानांतर रहेगी। किसमें? नियमित परावर्तन में। और ये क्या? अनियमित परावर्तन में। इतना समझ में आया? सीजीपीएससी मेंस में ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार लिखिए। 2 नंबर में आ जाएगा। 2 ठो है प्रकार। नियमित परावर्तन का परिभाषा लिखना, डायग्राम बनाना। ठीक है, अनियमित परावर्तन का परिभाषा लिखना, डायग्राम बनाना। ओके, अब देखो, ये हो गया। अब ये परावर्तन के प्रकार हो गया, लेकिन परावर्तन के नियम होते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, अब इसमें कितने नियम? तो 2 नियम। 2 नियम। अब इसको 10th क्लास में जो पढ़े हैं ना, सेम वही सिलेबस हमको मेंस में पढ़ना है। ठीक है, 10th हम लोग जो
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बुक पढ़ते हैं उसमें जो हमारा सिलेबस दिया है वही हमको मेंस के लिए पढ़ना है, क्योंकि उसी का टॉपिक उसमें दिया हुआ है उसके सिलेबस में। ठीक है, अब इसका पहला नियम क्या है, जो आपतन कोण है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण किसके बराबर, ठीक है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के। ठीक है, I इज इक्वल टू आर, कोण का साइन बना सकते हो आप लोग, I इज इक्वल टू आर। आई क्या था, आपतन कोण था। आपतन कोण क्या बताई थी, क्या होता है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। ठीक है, परावर्तन कोण क्या था, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। अब दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होंगे। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब पर एक ही तल में होंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पर था ना, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु अभिलंब पर एक ही तल में होंगे। एक ही तल में है ये सब तीनों चारों, तो यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको भी पूछ सकता है मेंस में। ठीक है, कि परावर्तन के नियम लिखिए, 2 नियम है, दोनों को लिख देना, 2 नंबर मिलेगा। टोटल 2 में 2 बहुत कम है, 1.5 या 1 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब पर एक ही तल में होंगे। खैर अभी वो नोट्स वाला जब देखेंगे ना, वहां से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पीडीएफ मिलेगा। ये बस अभी मैं समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे दर्पण। अब दर्पण मिरर रोज देखते हो कि नहीं देखते हो, अब क्या होता है दर्पण, साधारण परिभाषा बताओ। कांच का परावर्तक सतह जिसके एक सतह पर क्या कर देते हैं, मरकरी या सिल्वर टिन का लेप चढ़ा देते हैं, वही दर्पण होता है कि नहीं। और साधारण भाषा में बोले तो एक परावर्तक सतह है जिस पर प्रकाश टकराकर फिर वो हमारा क्या दिखाता है, प्रतिबिंब दिखाता है, तो वो क्या हो गया, दर्पण हो गया। अब दर्पण कितने प्रकार के, तीन प्रकार। कैसे, नहीं, एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, कैसा दर्पण, समतल दर्पण। ये देखो ऐसा टाइप से रहेगा समतल दर्पण, इधर का सरफेस क्या रहेगा, पूरा प्लेन रहेगा। ठीक है, प्लेन मिरर बोलते हैं इसको, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण। ये हो गया गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है, परवलयाकार या पैराबोलिक मिरर, परवलयाकार दर्पण या पैराबोलिक मिरर। देखो गोली और परवलयाकार में अंतर, इसका जो इधर वाला कॉर्नर रहता है ये थोड़ा सा और एकदम मुड़ा हो जाता है, अंडाकार शेप देखे हो ना वही, तो ये क्या हो गया, पैराबोलिक मिरर हो गया। मिरर में क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो अब यहाँ से हमको क्या जानना है कि प्रतिबिंब क्या होता है कि नहीं। दर्पण समझ में आया, कोई डाउट नहीं, ये तो बहुत इजी है, 10वीं में पढ़ के आए हैं हम लोग सब लोग। ठीक है, अब किस में आ जाते हैं हम लोग, प्रतिबिंब में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, प्रतिबिंब में आ जाते हैं। प्रतिबिंब मतलब इमेज। ठीक है, अब बताओ प्रतिबिंब क्या होता है।
जस्ट अपोजिट उसके सामने क्या? हाँ, फिर से बता। आई। हम्म। देखो, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर हमको क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, आती है या आती हुई प्रतीत होती है, दो टाइप के प्रतिबिंब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब समझ में आया क्या होता है? वही तो, अगर कोई चीज दिखता है तो कैसे दिखता है? पहले वहां से हाँ, आपतित किरण टकरा रही है, प्रकाश टकरा के वापस आ रही, तभी हमको दिख रहा है। तो वैसे ही क्या है, वही क्या है? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के प्रतिबिंब? दो प्रकार के। यहाँ हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब दोनों में पहला क्या? एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, एक साइड आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब इमेजिनरी इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग पूरा पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, ये फिर लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखने वाला मटेरियल आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। देखो, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को ना किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु से बहुत सारी किरणें चलकर आती रहती है, लेकिन प्रतिबिंब मतलब देखने के लिए या प्रतिबिंब जानने के लिए हमको मुख्यतः दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु या बिंदु से चलकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु पर आती है, ठीक है, यहाँ पर जब आएगी तो क्या होगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन जब आती हुई केवल प्रतीत होती है तो क्या होता है? वो आभासी प्रतिबिंब। इसको इमेज के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, दूसरा वाला ले ले क्या बोर्ड, इसमें देखते हैं। अब इधर देखना रियल, और उस साइड क्या देखना? इमेजिनरी। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एक मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये मिरर या परावर्तक सतह। यहाँ पर एक वस्तु को रखे हैं। ठीक है, यहाँ से एक किरण निकली, किरण निकल रही है, किधर जा रही है? इधर। ठीक है, शाइन लगाना। अब वो यहाँ से परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। ठीक, अरे यार, ध्यान से देखते चलना। ठीक है, अब यहाँ पर बना है वो क्या होगा? इसका प्रतिबिंब होगा। तो ये क्या है? ये उसका वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है इसका? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब देखना, अब क्या? इमेजिनरी इमेज। एक मिनट,
इमेज को यहाँ से देखते हैं, इमेज बनाने में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इमेज यहाँ भी नहीं डला लगता है। बनाए थे वो कहाँ चले गए? अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया। अब इमेजिनरी प्रतिबिंब क्या होता है? जब अगर कोई वस्तु है, ठीक है, वहां से प्रकाश किरणें चलकर परावर्तक सतह पर टकराती है और परावर्तन के पश्चात वो प्रतिबिंब बिंदु पर आती हुई केवल प्रतीत होती है, आती नहीं है, केवल प्रतीत होती है, तो वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और वो सदैव क्या होता है? सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उसको पर्दे पर प्राप्त किया, हाँ, नहीं किया जा सकता, ठीक है। वास्तविक को तो पर्दे पर प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर जैसे एक वस्तु है, तो इधर डायग्राम बनाने में हमेशा मिस्टेक हो जाता है मेरे से, ठीक है। तो ये इधर इसको इमेजिनरी रूप से क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। वैसे ही दूसरी रेखा को भी वैसी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब थ्योरी में से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब बनाने के नियम भी देखेंगे। अब देखो, ये देख लिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराती है, तो वो उसका अधिकतर भाग प्रथम माध्यम में ही वापस लौट जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सब मैं आपको बता दी थी। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला नाम देख सकते हैं। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। परावर्तित किरण को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा दी थी, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ये शायद पुराना पीडीएफ आ गया है यहाँ लगता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो ब्लैक बोर्ड में अलग से पढ़ लिए ना। तो यहाँ तक समझ में आया था परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन भी बता दी थी मैं, अनियमित परावर्तन भी बता दी थी। यहाँ तक समझ में आया था। परावर्तन के नियम पढ़ा दी थी, दर्पण बता दी, ठीक है, प्रतिबिंब बता दी। वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्र होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु का या वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, इमेज। देखो, वस्तु पर प्रकाश टकराने से असंख्य किरणें परावर्तित होती है, किंतु वस्तु के प्रतिबिंब का एहसास करने के लिए कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होती है? 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ये किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब से होकर जाती है, ये पीछे पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती है। पीछे जो मिलती है वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है, तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह सदैव उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त और आभासी का जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में प्रतिबिंब बिंदु से होकर नहीं जाती, ठीक है, वरन क्या होती है? पीछे की तरफ बढ़ाने से जिन बिंदुओं पर मिलती है उसे ही क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। यह सदैव
सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या है? आभासी आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब का डायग्राम हो गया और ये क्या? वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़े। अब देखो, आप क्या देखेंगे? प्रतिबिंब रचना के नियम। ठीक है, किसके नियम? प्रतिबिंब रचना के नियम। अंतर लिख लोगे दोनों, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अगर अंतर लिखने के लिए आ जाएगा तो लिख लोगे। मैं इसके हिसाब से बता रही हूँ भाई। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा पूछ सकता है कि आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, सीधा, उल्टा, ऐसा करके आ सकता है ना? वस्तु से बड़ा या छोटा, ऐसा करके भी आ सकता है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ऑब्जेक्टिव ऐसा बनेगा। और थ्योरी जब लिखने वाला आएगा तो लिख लोगे ना। दोनों रूप से पढ़ा रही हूँ भाई, ठीक है, दोनों में काम आएगा। अब जब सिलेबस सेम है तो क्यों ना पूरा ही पढ़ लिया जाए, है कि नहीं? सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से अच्छा हम लोग थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव आगे करेंगे। अब देखो अंतर एक बार मैं बता दूं क्या? आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? किरण आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक वाला में क्या होता है? वास्तविक रूप से आती है, ठीक है, या फिर बिंदु पर वास्तविक रूप से क्या होती है? एकत्र होती है। आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो 3 अंतर हो गए। 2 नंबर के में आएगा तो लिख लोगे तीनों को। अब देखो, मैं बताई ना कि प्रतिबिंब का एहसास करने के लिए मुख्यतः क्या 2 किरणों की आवश्यकता होती है, तो 2 किरण को लेके चलेंगे। ठीक है, मैं अवतल दर्पण वाला इमेज बना के बताऊंगी प्रतिबिंब रचना, आप लोग जस्ट उसका अपोजिट करके उत्तल दर्पण वाला बना लेना। ठीक है, अभी गोली दर्पण पढ़ाऊंगी तो उसमें अवतल और उत्तल आगे बताऊंगी क्या होता है, अभी बस जान लो। ठीक है, अब प्रतिबिंब रचना के नियम पहला देखते हैं। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इसके बीच से जा रहा है वो क्या है? मुख्य अक्ष है। आगे बताऊंगी मैं इसका परिभाषा भी, बस इतना जान लो। अब इसका पहला नियम है किसका? प्रतिबिंब रचना का। अगर किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तक सतह पर क्या होती है? आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है किस पर? परावर्तक सतह या दर्पण पर। तो वो अगर मुख्य अक्ष से परावर्तित होती है तो वो कहां से जाती है? तो वो फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? तो यही क्या है? उसका पहला नियम है। ठीक है, अगर नीचे से भी अगर परावर्तित हो रही है तो कहां से ही जाएगी? वो फोकस से ही जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से। तो प्रतिबिंब रचना के पहला नियम क्या बोलता है? अगर किसी वस्तु या बिंदु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। अब जस्ट दूसरा नियम देखो। हर इमेज बनाने वाले मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा नियम देखो। किसी वस्तु या बिंदु से चलकर आने वाली किरणें, ठीक है, अगर वक्रता केंद्र से होकर परावर्तक सतह पर
क्या होती है? आपतित होती है। ठीक है, कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, ये डायरेक्शन हमको क्या करना है? शो करना है। अब ये क्या है? वक्रता केंद्र, यहाँ से आ रही है। ठीक है, किसी वस्तु या बिंदु से चलकर आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से होकर परावर्तक सतह पर क्या होती है? आपतित होती है। तो परावर्तन के पश्चात वो वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। मतलब आएगी भी वक्रता केंद्र से तो जाएगी भी कहाँ से? वक्रता केंद्र से। ठीक है, अगर इधर से बाई चांस भेज रहे हैं तो इधर से जैसे जाएगा तो आएगा भी यहीं से। तो इमेज इसका कहाँ बन रहा है? यही बनेगा। कहाँ? वक्रता केंद्र में। तो ये दूसरा नियम समझ में आया ना? अब देखो तीसरा नियम, देखो तीसरा नियम क्या बोलता है? जो पहला नियम देखे ना, जस्ट उसका अपोजिट। पहला नियम देखे उसका जस्ट अपोजिट। पहला नियम क्या देखे थे? अब कौन बताएगा? आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ना, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर आएगी? फोकस से। तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो। अगर किसी वस्तु, हाँ, या बिंदु से चलकर आने वाली किरणें फोकस से होकर परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर फोकस से होकर ऐसा आएगी या आ रही है तो परावर्तित किधर होगी? ये मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, अगर फोकस से होकर आएगी तो इधर मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अब चौथा नियम क्या बोलता है? अगर किसी वस्तु या बिंदु से चलकर आने वाली किरणें मतलब ध्रुव से होकर परावर्तक सतह पर आपतित होती है। कहाँ से? ध्रुव से। ध्रुव क्या होता है आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसका इमेज अब इस साइड नहीं बनता, दर्पण के इस ओर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? दर्पण के पीछे और आभासी रूप से बनता है। ये उसका चौथा नियम है। ठीक है, उसको उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, परावर्तित लाइन को, तो फिर क्या मिलेगा हमको? उसका इमेज मिलेगा। ये क्या है? हाँ, जब किसी वस्तु या बिंदु से चलकर आने वाली किरणें परावर्तक सतह के ध्रुव से, ध्रुव आगे पता चलेगा क्या होता है ध्रुव, यहाँ पर होता है पोल। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है? दर्पण के पीछे। ठीक है, पीछे। हाँ, वो लाइन जैसे ना यहीं से जा रहा है, ये उसका ध्रुव है, यहाँ से लाइन आया, परावर्तन भी इधरी। हाँ, वो होगा। हाँ, इसके बाद बताना था मुझे, लेकिन मैं उसको पहले बता दी क्योंकि प्रतिबिंब बताई तो मैं वहीं पर बता दी। ठीक है, हालांकि इन सब के बाद बताना था मुझे उसको। अब देखो उसको प्रतिबिंब रचना को एक बार और बताऊंगी जब पूरा गोली दर्पण बता लूंगी। उसके बहुत सारे जो मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो सब बताने के बाद एक बार और बताऊंगी। अभी बस यहाँ आपके बस एक ऊपर ऊपर नॉलेज के लिए। ठीक है, अब देखो, अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना नहीं देखना है हमको। किसमें? समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर तो रोज हम लोग देखते हैं, घर में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो उसका पहला नियम क्या है? समतल दर्पण में प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर और सीधा प्राप्त होता है। देखने जाते हो दर्पण तो अपने आप को उल्टा देख पाते हो क्या? नहीं, सीधा देख पाते हो ना? ठीक है, लिखो मत, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और दूसरा नियम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व बदल जाना मतलब कभी जाके देखे हो कि हाँ, लेफ्ट हैंड हिला रहते हो, राइट हैंड हिला रहे हैं, वैसे दिखता है। वैसी
या फिर जैसे कि साड़ी वाड़ी पहनते हैं तो जस्ट ऐसा लगता है कि अपोजिट साइड पल्लू डाले हैं, दिखता है कि नहीं वैसी, तो वही पार्श्व बदल जाता है। किसमें? समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। और तीसरा देखो, तीसरा क्या बोलता है, उस पर प्रतिबिंब हमको उसी दूरी पर प्राप्त होती है जितनी दूरी पर हम लोग वस्तु को रखे। जैसे हम लोग एकदम ज्यादा दूरी पर खड़े रहेंगे तो प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा दूरी पर दिखेगा, ज्यादा पास में है तो उतना ही क्या दिखेगा? पास में दिखेगा। तो ये क्या हो गया? तीसरा हो गया। अब चौथा क्या होता है? आपतित किरण। मैं बताती थी ना क्या होता है आपतित किरण। आपतित किरण को स्थिर रखकर अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, किसको स्थिर, किसको रखना है? आपतित किरण को, ठीक है, इंसिडेंट रे को। उसके बाद किसको घुमाना है? दर्पण को घुमाना है, थीटा कोण, मतलब किसी भी कोण में घुमा सकते हो, ठीक है। तो जो परावर्तित किरण है वो कितना घूम जाएगा? वो 2 थीटा कोण घूम जाएगा, ठीक है। आपतित किरण को स्थिर रखना है, दर्पण को कितना घुमाना है? थीटा कोण। तो परावर्तित किरण कितना में मिलेगा? 2 थीटा कोण में मिलेगा। जैसे उसको 30 अंश घुमा दिए तो ये कितने मिलेगा? 60। तो ये समतल दर्पण प्रतिबिंब समझ में आया? प्रतिबिंब रचना चारों याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ भाई? और उसमें टाइम देखो कितना टाइम हो गया है। चिल्लाओ उसको, कितना समय हो गया देखो। और आगे पढ़े? हाँ, थर्टी 36 हो गया तो इतना काफी कि और बताऊं? गोलीय दर्पण बताऊं? हो गया? कल इतना रिवीजन करके आना। और प्रतिबिंब रचना एक बार फिर से देखेंगे, पूरा परिभाषा अच्छे से देख के आना। ऑनलाइन वाले वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अगर उनको एक बार में समझ में ना आए तो। और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके साथ ही आपको अगर प्रयोगशाला परिचालक की बेहतर तैयारी करनी है, कृषि मंडी की बेहतर तैयारी करनी है तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ इनके कोर्स लॉन्च किए गए हैं, साथ ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। इससे आपको आपकी तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।